जय जितेंद्र। जीवम जीवम दवम जिणवर वसहीण जेणिणी डिठम देविन्द विन्द वन्दम वंदे तम सवेदा तिरसा। जय बोली विश्ववंदिनी पंच परमेष्ठी भगवानी की जय। द्रव्य संग्रह ग्रंथ राज की जय। आचार्य नेमीचंद सिद्धांत देव की जय। हमने इसके पहली वाली कक्षा में स्वाध्याय में आकाश द्रव्य के भेद के बारे में जाना हुआ था कि आकाश द्रव्य कहते किसको हैं, साथ ही साथ आकाश द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं और उसके बारे में विस्तार रूप से जाना हुआ था कि लोकाकाश का विस्तार कितना है, लोकाकाश में भी अधोभाग में क्या स्थित है, मध्य भाग में क्या स्थित है और ऊर्ध्व भाग में क्या क्या चीजें स्थित है। आज हम सभी वही द्रव्य की पर्याय को जानते हुए आज काल द्रव्य के बारे में जानेंगे। सभी लोग अपने ग्रंथ में प्रश्न क्रमांक 32 और गाथा क्रमांक 31 निकाल लेवे। काल द्रव्य का स्वरूप आज हम सभी अपनी स्वाध्याय की कक्षा में जानेंगे। एक बार मैं उच्चारण करूंगा, उसके बाद आप सभी को दोहराना है। दव परिवट्ठ रूपो जो सो कालो हवी व्यवहारो परिणामादि लखो वट्टर लखो य परमठो। द्रव्य परिवर्त रूवो जो सो कालो हवी व्यवहारो परिणामादि लखो वट्टण लखो या परे मठो। एक बार फिर से बोलेंगे सभी लोग। द्रव्य परिवर्त रूपो जो सो कालो हवी व्यवहारो परिणामादि लखो वट्टड़ लखो या परे मठो। आइए हम सभी गाथा का अर्थ देखते हैं और शब्द से अर्थ लगाते हैं कि आचार्य महाराज क्या बोल रहे हैं। द्रव्य अर्थात द्रव्य, परिवर्त्य रूपो अर्थात परिवर्तन में कारण है। जो द्रव्य है वह परिवर्तन में कारण है। और क्या है तो बोल दिया सो कालो हवे व्यवहारो अर्थात उसको काल द्रव्य हवे है। कैसा है? व्यवहार से। सबसे पहले बोला कि जो द्रव्यों के परिवर्तन में कारण है उसको व्यवहार से व्यवहार काल जानना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने व्यवहार बोला, कहने का तात्पर्य है कि बाद में निश्चय का भी चर्चा करेंगे। तो पहले व्यवहार काल की चर्चा करते हुए बता रहे हैं कि वह व्यवहार काल कैसा है, जो द्रव्यों के परिवर्तन में कारणभूत है, उसे व्यवहार काल जानना चाहिए। और कैसा जानना चाहिए तो बोल दिया परिणामादि लखो। और वह व्यवहार काल कैसा होता है तो परिणाम आदि लक्षण से युक्त होता है, लक्षण वाला होता है, उसी को व्यवहार काल जानना चाहिए। व्यवहार काल की चर्चा 3 पंक्ति तक कर दिया कि जो द्रव्य परिवर्तन में कारण है और परिणाम आदि लक्षण से युक्त है वह व्यवहार काल है। और निश्चय काल क्या है तो बोल दिया वट्टड़ लखो। वट्ट अर्थात वर्तना ही जिसका लक्षण है, जो वर्तना परिवर्तना होती रहती है, जिसका लक्षण है वह क्या है? या अर्थात और वह परमठो अर्थात परमार्थ काल है, अर्थात निश्चय काल है। अब गाथा को फिर से देखिए। गाथा का
पंक्ति सह अर्थ लगाएंगे। द्रव्य के परिवर्तन में जो कारण है उसे व्यवहार काल जानना चाहिए और परिणाम आदि ही जिसका लक्षण है उसको व्यवहार काल जानना चाहिए। ये व्यवहार काल की चर्चा हो गई। साथ ही साथ निश्चय काल को बताते हुए आचार्य महाराज ने कहा कि वह जो परिवर्तना ही जिसका लक्षण है उसे निश्चय से निश्चय काल या परमार्थ काल भी कहते हैं। आइए स्पष्ट रूप से और अच्छे से हम भावार्थ में समझते हैं। काल द्रव्य प्रत्येक पदार्थ में होने वाले परिवर्तन का हेतु है। यही व्यवहार द्रव्य है जिसके निमित्त से समस्त द्रव्य अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर प्रतिक्षण नया रूप धारण करते हैं। अब क्या बोल दिया? जो काल द्रव्य है जिसके निमित्त से हम प्रति समय अपनी पुरानी वस्तुओं को छोड़ करके पुरानी अवस्था को छोड़ करके नवीन अवस्था की ओर जाते हैं, उसी को काल द्रव्य को बता दिया। यह भी आकाश की तरह अमूर्त और निष्क्रिय है, किंतु उसकी तरह सब और व्यापक न होकर लोकाकाश में ही व्याप्त है। जिस प्रकार हमने पूर्व की गाथा में आकाश द्रव्य के बारे में पढ़ के आया कि आकाश द्रव्य अमूर्तिक है, अरूपी है, वैसे ही यह काल द्रव्य भी अमूर्तिक है, अरूपी है। लेकिन जो आकाश द्रव्य है वह तो सर्वव्याप्त है, लेकिन जो हमारा काल द्रव्य है वह सर्वव्याप्त नहीं है। और कैसे है? तो बोल दिया वह काल द्रव्य दो प्रकार का होता है। काल द्रव्य दो प्रकार का हमने आपको पहले बता दिया कि जब आचार्य महाराज ने पहली वाली पंक्ति में व्यवहार काल की चर्चा की तो निश्चय काल की चर्चा तो होगी ही होगी। तो इसी में आचार्य महाराज विस्तार से भावार्थ में बता रहे हैं कि वह काल द्रव्य दो प्रकार का है। कौन कौन सा? तो देखिए, वह काल द्रव्य सर्वप्रथम निश्चय काल और दूसरे नंबर में आता है व्यवहार काल। प्रति समय होने वाले परिवर्तना में जो सहकारी होना वर्तना अर्थात वर्तना लक्षण वाला निश्चय काल द्रव्य है। कहने का तात्पर्य क्या है? जो प्रति समय परिवर्तित हो रहा है, प्रति समय उसकी वर्तना हो रही है। जैसे उदाहरण के माध्यम से आचार्य महाराज ने बताया, मकान, वस्त्र आदि में प्रति समय परिवर्तन होना। हम सभी देखते हैं कि अगर हमने ये वस्त्र पहना हुआ है तो ये प्रति समय क्या हो रहा है? क्षीणता को प्राप्त हो रहा है, प्रति समय ये पुराना होते जा रहा है। अगर हमने इस वस्त्र को एक बार धुल लिया तो उस वस्त्र के धागे कमजोर हो जाएंगे। हमने मकान बनाया, मकान 1 वर्ष पुराना हुआ, हमें खुशी हुई कि हमारे मकान को 1 वर्ष पूर्ण हो गए। यह खुशी का समय नहीं है, खुशी मनाने का वक्त नहीं है। जरा दिमाग से सोचिए, विचार करिए कि 1 वर्ष पुराना हमारा घर हो गया है। वह स्थूल रूप से दिखने में नहीं आ रहा, परंतु जब हम सूक्ष्मता की दृष्टि से देखेंगे तो प्रति समय ये क्षीणता को प्राप्त होते जा रहा है, प्रति समय ये नष्टता को प्राप्त होते जा रहा है। जब हम इसको और सूक्ष्मता की दृष्टि से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह इसका जो पेंट है वह प्रति समय हल्का होते जा रहा है, फीका होते जा रहा है और यह मकान नष्टता की ओर अग्रसर हो रहा है। तो ये क्या हुआ? निश्चय काल, अर्थात जो प्रति समय परिवर्तित होते जा रहा है। वस्त्र को देख सकते हैं, जो हम वस्त्र धारण करते हैं, अगर हमने उसको एक बार पहन लिया तो दूसरी बार पहनने की इच्छा नहीं होती। लेकिन जो वस्त्र का स्वभाव है, वस्त्र का जो रूप है, वो हमें इस समय सफेद दिख रहा है, श्वेत वर्ण का दिख रहा है। आने वाले 1 महीने में भी वह श्वेत वर्ण का रहेगा, परंतु उसके अंदर की जो धागा है, जो रेशम है, वह क्या होते जाएंगे? नष्टता को प्राप्त होते जाएंगे, क्षीणता को प्राप्त होते जाएंगे। हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो, इसलिए इसको निश्चय काल की उपाधि दे दी है। और निश्चय काल को बताते हुए स्पष्ट किया है कि निश्चय काल उसको जानो जिसको हम अपनी दृष्टि से, हम अपने हाथों से उसको पकड़ नहीं सकते। वह निश्चय काल है जिसको हम देख नहीं सकते। इसके जिन समय
घड़ी, घंटा, दिन, रात आदि कार्यों का पता चलता है उसे व्यवहार काल कहते हैं। निश्चय काल में तो हमने समझ गए कि जो शीलता को प्राप्त प्रति समय हो रहा है वह निश्चय काल है। साथ ही साथ व्यवहार काल को अगर हमें देखने में आए तो व्यवहार काल हम समय के माध्यम से भी पता कर सकते हैं कि अभी घड़ी में समय कितना हो रहा है, 9 बज गए, यह व्यवहार काल है। कल मैं आपको 11 बजे इस स्थान पर मिलूंगा, ये भी व्यवहार काल की दृष्टि से हमने सामने वाले व्यक्ति को एक समय बताया। 1 महीने बाद इस घर की ओपनिंग होगी, यह व्यवहार काल है कि 1 महीने बाद, अर्थात यह हमको गिनने में आ रहा है, हमारे हाथों में पकड़ने में आ रहा है कि 1 महीने जैसे ही होंगे उस घर की ओपनिंग हो जाएगी। और दिन रात का अगर पता चल रहा है तो यह भी व्यवहार काल के माध्यम से ही इसका पता चल रहा है, तो हमें इसको व्यवहार काल की श्रेणी में लेना चाहिए। अब क्या बोला, सबसे पहले आया था परिणाम आदि लक्षों, अर्थात जो परिणाम आदि लक्षण से युक्त है। अब परिणाम आदि लक्षण क्या है, तो बोल दिया समस्त स्थित द्रव्यों में स्थूल परिवर्तन को परिणाम कहते हैं। जो द्रव्य स्थित है उसमें मोटा मोटा परिवर्तन हो रहा है उसको परिणाम बोल दिया। और वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने को क्रिया कहते हैं। मान के चलिए अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, अब दूसरे स्थान में जाऊंगा, उस समय के अंतराल को क्या बोलेंगे, उस समय की हमारे जो कार्य हो रहे हैं उसको हम क्रिया बोलेंगे। और परत्व और अपरत्व, अर्थात प्राचीनता को परत्व और नवीनता को अपरत्व कहेंगे, कहते हैं। कैसे कहते हैं कि जो प्राचीन है उसको क्या बोलेंगे, प्राचीन को परत्व बोलेंगे। जैसे अमुक व्यक्ति, यह बालक 2 वर्ष छोटा है, ये क्या हो गया, ये हो गया अपरत्व। क्यों, क्योंकि अपरत्व की परिभाषा हमने क्या जाना हुआ था, अपरत्व की परिभाषा हमने जाना हुआ था कि जो नवीनता है उसको अपरत्व कहते हैं और जो प्राचीनता है उसको परत्व कहते हैं। तो जो नवीनता है, यह बालक 2 साल छोटा है, 2 साल छोटा है, जिसको बोल दिया अपरत्व। अर्थात यह अभी नवीनता की श्रेष्ठता में है, अभी यह 2 साल छोटा तो है लेकिन ये अभी युवा अवस्था में है, यह अभी नए अवस्था में आएगा और हमसे 2 साल की जिंदगी को, जीवन को और देखेगा। तो ये हो गया हमारा परत्व। और साथ ही साथ परत्व, परत्व अर्थात जो प्राचीन है। जैसे यह बालक 2 साल बड़ा है, 2 साल बड़ा है, कहने का तात्पर्य क्या है, यह परत्व है। यह अगर इस व्यक्ति इस बच्चे की अपेक्षा देखा जाए तो यह परत्व और यह अपरत्व। परत्व अर्थात वह 2 साल बड़ा है लेकिन इससे पुराना हो चुका है, और ये अपरत्व 2 साल छोटा है लेकिन इस जो ये है परत्व है उससे नवीनता की पर्याय में है, इसीलिए यह अपरत्व तथा जो बड़ा है उसे परत्व जानना चाहिए। अब मान के चलिए हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और हमने उनसे बोला कि घर में प्रतिदिन बड़ों के पैर पड़ना चाहिए। अब आप ये बताइए कि बड़ा घर में कौन है, क्या बुजुर्ग दादाजी दादी जी, माता पिता या बच्चे? अब आप बोलेंगे कि बड़े ही बुजुर्ग हैं, बड़े हैं। गलत। क्यों, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वह आगे जाकर के और लंबा जीवन अपना व्यतीत करेंगे, तो हमने बोला कि बड़ों के पैर छुओ। कहने का तात्पर्य ये है, हमने व्यवहार काल से तो बोल दिया कि आयु में ये हमसे बड़े हैं इसलिए इनके चरण स्पर्श करें, लेकिन निश्चय से देखा जाए तो वृद्ध अवस्था में और बाल अवस्था में अगर किसी को बड़े की संज्ञा दी जाए तो वह बालक ही बड़ा कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि जब वह बालक इस धरती पर आया और जब वह वृद्ध अवस्था के जो जीव है वह भी इस धरती पर है, तो जो वृद्ध अवस्था के जीव है, वृद्ध है, वह तो अपनी आयु को कम संभालेंगे, साथ ही जहाँ जो नवीन है, जो नए बालक है, वह अभी 90 वर्ष की आयु को और देखेंगे। इसलिए देखा जाए तो मूलतः तो बड़े छोटे बच्चे हैं, लेकिन हम सभी व्यवहार काल की अपेक्षा से कहते हैं कि हमें बड़ों के चरण स्पर्श करना चाहिए, जो कि असत्य
असत्यता की श्रेणी में आता है। तो आज हमने काल के स्वरूप को जानते हुए यह जाना कि व्यवहार काल किसे कहते हैं और निश्चय काल किसे कहते हैं। आशा करते हैं हम सभी को यह काल का स्वरूप और काल के भेद बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम सभी आने वाली स्वाध्याय की कक्षा में काल द्रव्य के प्रदेशों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र।